नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और शुरुआत एक अहम खबर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री से एक खास बातचीत अब से कुछ देर पहले हमारी सहयोगी ने की है, तो आइए सीधे सुनते हैं इस बातचीत को। देश के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप है। हरियाणा और दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से दिल्ली राजधानी लाल किले तक पानी आ गया। हरियाणा में तमाम जिलों में बाढ़ का कहर है। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हैं। सर, चूंकि मैं दिल्ली से आ रहा हूं और आपसे बात हो रही है, तो दिल्ली में जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है, जो दिल्ली जब बाढ़ आई और लाल किले तक पानी आया और हज़ारों लोग जो है सड़कों पर आए, फसल नुकसान, उनका कहना है कि हथनी कुंड बैराज से पानी छूटा गया। षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। वहाँ पर जाके उनके नेताओं ने वीडियो भी बनाए कि एक सहारनपुर की तरफ जो नहर जा रही है उसमें पानी नहीं छोड़ा गया, दिल्ली की तरफ ज़्यादा पानी छोड़ा गया, एक षड्यंत्र रचा गया दिल्ली को डुबोने का। आपने देखे सारे बयान सोशल मीडिया और मीडिया पर देखे होंगे। तो इन आरोपों पर आपका क्या कहना है सर? ऐसा मैं वैसे तो एक आपदा है, इसके ऊपर राजनीतिक भाषा में बोलने का मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन जब सामने वाला ऐसा बोलते तो मुझे उत्तर जरूर देना पड़ेगा। मैं उसका उत्तर इस ढंग से दूंगा कि अगर अज्ञानता का अगर किसी को पुरस्कार देना हो पीएचडी का, तो ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लोगों को देना चाहिए, ज़रूर इनको मिलनी चाहिए पीएचडी। कारण क्या है, जिस प्रकार से इन्होंने बोलना शुरू किया है। पहली बात यह है कि हथनी कुंड बैराज क्या होता है इनको ये पता नहीं है। बैराज क्या होता है? बैराज में एक नदी होती है, बाकी उसकी जो साइड में नहरें निकाली जाती हैं। नदी प्राकृतिक स्रोत है पानी के बहने का। नहरें जो होती हैं वो मैनमेड होती हैं, जितनी आवश्यकता होती है इरिगेशन की, पीने के पानी की, वो है। एक नहर है जो पश्चिमी यमुना नहर है, दूसरी है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर की कुल कैपेसिटी 5000 क्यूसेक की है। पश्चिमी यमुना नहर की कुल कैपेसिटी 18000 क्यूसेक की है, 23000 क्यूसेक दोनों मिलाकर। और जबकि पानी जो है 1 लाख तक जब होता है क्यूसेक तक, तब तक में 23,000 उससे निकाल लेते हैं और बाकी जमुना में जाता है। 1 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी होने के बाद CWC का एक इंस्ट्रक्शन है, अपर यमुना बोर्ड की इंस्ट्रक्शन है, यमुना रिवर बोर्ड की, कि इससे ज़्यादा पानी अगर हो जाता है तो नहरों का पानी तुरंत बंद करना चाहिए। बंद हो जाता है वो। कारण क्या कि उसके बाद अगर पानी उन नहरों में चलता रहेगा तो पानी के प्रेशर से कभी कभी बड़े बड़े बुलडोज़र आ जाते हैं पत्थरों के, तो नहर के गेट को तोड़ सकता है और वो पानी जो है बहुत बड़ी मात्रा में मैदानी इलाके में फैल जाएगा। इसलिए नेचुरल सोर्स है नदी, तो वो सारा पानी नदी में जाना चाहिए। ये एक हमारा नियम बनाया हुआ नहीं है, ये CWC का बहुत पुराना नियम है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बनाया है। तो आखिर जब यमुना में 11 अप्रैल को पानी आया 3 लाख मैक्सिमम 69,000 क्यूसेक, 3,69,000 क्यूसेक सारे का सारा जमुना में ही जाना था, क्योंकि बैराज की अपनी कैपेसिटी 1 लाख की है, बाकी सब जाना ही है, रुक ही नहीं सकता। ये कहते हैं कि आपने पश्चिमी यमुना नहर में 18,000 क्यों नहीं छोड़ा या पूर्वी यमुना में 5,000 क्यों नहीं छोड़ा? पहली बात तो छोड़ना मना है। मैं उनकी बात मान लूँ छोड़ भी दिया जाए तो 23,000 क्यूसेक ही जाएगा ना। 369 में 23,000 अगर जाता है तो 3,40,000 बचता है। तो 3,40,000 और 3,69,000 में अगर दिल्ली डूबने का इतना बड़ा असर दिखाते हैं ये, तो इनकी नासमझी है। दूसरा, हरियाणा के 6 जिले यमुना के साथ वो डूबे हैं, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि दिल्ली हमने डुबानी है और अपने 6 जिले भी डुबाएंगे। इतना स्वार्थ तो हम कर ही सकते हैं। तीसरा, दिल्ली में लोग रहते हैं, हमारे अपने लोग हैं, दिल्ली को हमसे पराई नहीं है। दिल्ली में आज अगर मैं प्रांत के हिसाब से करूं तो 40% लोग हरियाणा का रहता है दिल्ली में आज। तो दिल्ली के लोग मेरे अपने लोग हैं। दिल्ली के लोगों के खिलाफ मैं कोई इस प्रकार की बात नहीं कर सकता। हम तो सहायता करते हैं लोगों की। हरियाणा का स्वभाव लोगों की, हर एक किसी भी प्रदेश का नुकसान हो उसकी सहायता करने का हमारा जो है स्वभाव है। हम देश की रक्षा करने में अपने 10% जो सेना है वो हरियाणा से है, हमारी आबादी 2% है। हमारा मुख्यमंत्री भी हरियाणा से ही, उनका बैकग्राउंड नहीं, वो बैकग्राउंड हरियाणा से, तो इतना तो उनको सोच लेना चाहिए हरियाणा के लोगों का स्वभाव क्या है। वो हरियाणवी अगर बन के सोच लेते तो फिर ये मुंह से बात नहीं निकालते। ये ओछी जो बात निकाली गई है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनकी मानसिकता का दिवालियापन है। कभी नहीं सोचना चाहिए। हमने तो हिमाचल हमारे से ज़्यादा नुकसान हुआ, और मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की। बाद में उन्होंने कहा कि हमको राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में हमको साधन जो अगर उपलब्ध होंगे तो हम उसको रिसीव करेंगे। हमने 5 करोड़ रुपया हिमाचल में भेजा। सर, आप लोग कभी कभी, मतलब एक बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह एक ये सवाल है, आप और केजरीवाल जी भी आपस में बात कर लें, कभी ऐसी आपदा आए तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप ना लगे लोगों के उसमें ये हो, आप लोग भी जैसे आपने बात की तो कभी आप भी बड़प्पन दिखा दीजिए। करते रहते हैं। पिछली बार मेरे यहाँ घर पर ही आए थे, मीटिंग करके गए थे जब ये पानी की समस्या थी।
उस पानी को, क्योंकि उनके यहाँ पानी का जो संकट आता है दिल्ली में, तो हरियाणा ही पानी देता है उनको। 750 क्यूसेक पानी जो है ये शेयर है उनका दिल्ली का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीने के पानी का अधिकार सबसे पहले होता है, वहाँ पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। हमने 320 क्यूसेक वो उनको एक्स्ट्रा दिया है और लगातार चल रहा है वो। हमारे यहाँ पानी कम हो ज़्यादा हो, दिल्ली को प्यासा नहीं छोड़ेंगे हम। और ये अलग बात है कि उस 320 का पैसा उनको देना होता, उन्होंने आज तक नहीं दिया। 150 करोड़ रुपये आज भी बकाया है। यानी दिल्ली के लोगों को खास करके, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे हमारे भगवंत मान हो। अब भगवंत मान के जो बयान आए हैं वो भी एक, मैं उस शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, उनको बुरा लगे, जोकर से कम नहीं है। कहते हैं वैसे तो एसवाइएल का पानी मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, अब हमारे पास पानी आया है, अब लेना बंद कर रहे हैं, अब क्यों नहीं ले रहे हैं, डूबने के लिए हम रह गए। अरे भैया, पहली बात तो ये है कि पानी का फ्लो जो होता है इन 3 महीनों में, बरसात आती है तो किसी के हाथ में नहीं होता। और उनका वो पानी जो वहाँ बाढ़ का था वो भी इस एसवाइएल के अंदर जो अधूरी बनी हुई है उसके अंदर आया है, हरियाणा में आया है। और मैं एक और दावा करता हूँ, अगर वो एसवाइएल नहर को बना दें तो हो सकता है जो आज पंजाब में पानी वो डूबा है या पानी ज़्यादा आया है उसमें कमी हो जाती। हमारे यहाँ आता तो हम जहाँ ले जाते उसको ले जाते, हम राजस्थान में ले जाते, कहीं ले जाते। तो इस प्रकार के विषयों को एक हल्के ढंग से उठाना ये कभी भी उचित नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, हमें आपस में मिल करके चीज़ों का समाधान निकालना चाहिए। सर, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बाबा राम रहीम जो कि कन्विक्ट हैं रेप में, और हम सबको याद है, हमने कवर किया सिलसिले में जाके, बड़ा उत्पाद भी हुआ था। उनको परोल मिला है 30 दिन का, और लगातार उनको परोल मिलता रहता है। इस बात को लेकर के तमाम चर्चा हो रही है, आरोप लग रहा है कि राज्य सरकार उसका विरोध नहीं करती है। आप लोगों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, वो रेप के कन्विक्ट हैं, और महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा, आप जानते हैं मणिपुर में क्या हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, जहाँ तक वो एक अपराध किया उन्होंने, उनको सज़ा मिली, हमने सज़ा उनको मिल रही थी। कभी ये नहीं कहा कि उसकी हमने कोई सपोर्ट करनी है या सज़ा उसकी कम होनी है, ज़्यादा होनी है। कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा। जो कोर्ट ने कहा हमने उनको कोर्ट के हवाले किया, कोर्ट ने उनको सज़ा दिलाई, कोर्ट में यानी जेल में भेजा, जेल में आज वो हैं। लेकिन अपराधियों की भी, कैदियों की भी कुछ उनके राइट्स मिले हुए हैं, वो आज हमने नहीं दिए हैं, वो पहले से मिले हुए हैं। एक अपराधी को क्या क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, ये मैनुअल एक बना हुआ है। उस मैनुअल के हिसाब से उनको शुरू में, प्रारंभ में 2 साल में कोई पैरोल नहीं मिली। बाद में उन्होंने पैरोल के लिए अप्लाई किया तो उनको पैरोल मिलनी थी, उनको मिल गई। प्रशासनिक काम है, अपना जेल वालों ने किया। हम आखिर उसका विरोध करने के कारण से कोई ऐसा विषय नहीं है कि हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से प्रेम है या विरोध है, हमारा कुछ नहीं है। कानून के हिसाब से आज भी वो कैदी हैं। कैद में रहने के बाद उनके अधिकार हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। जो अधिकार नहीं है वो उनको नहीं मिलेंगे। इसलिए वो 2 बार क्या, तीसरी बार शायद उनको पैरोल मिल रही है, और हर बार पैरोल का आप उनको कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं कर रहे हैं? नहीं है, कुछ ऐसा कह रहे हैं आप? कुछ नहीं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के कारण से पूछा जाता है स्टेट से कि इनको पैरोल मिले तो कहाँ रखना है। वो उसके लिए हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने बताया कि इनको सिरसा में नहीं रखना है। वो तो सिरसा के बारे में बात हमेशा अप्लाई करते रहे हैं, तो हमने कहा सिरसा तो हम नहीं अलाउ कर सकते। तब उन्होंने बाकी अपने जो उनके आश्रम हैं उसके अंदर कहीं जाते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हमको उत्तर प्रदेश भेज दें। उत्तर प्रदेश के लोगों से रिपोर्ट ली गई तो उत्तर प्रदेश ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे रहेंगे। 40 दिन की या कितने दिन की उनकी पैरोल है मुझे पता नहीं, उनकी एंटाइटलमेंट है साल की 1 बार 2 बार, और बहुत लोगों को मिलती है पैरोल। जो अपराधी उनको सबको मिलती है। जब कोई अपराध, मानो अपराधी को जहाँ बैन है वहाँ बैन हो जाएगा तो उनको भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने साफ कर दिया कि आप विशेष तौर पर कोई फेवर नहीं दे रहे हैं, और लगातार इसको लेकर के एक और सर, एक बहुत अहम मुद्दा है आज का, और रिपोर्ट सामने आई है, लिंग अनुपात। सेक्स रेशियो हरियाणा में फिर से एक बार काफ़ी कम हो गया है, 906%। 906 नहीं है, 906 की रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है। 923 से 916, 917 इस रास्ते से चल रही है। और जब हमने 2015 में इस अभियान को शुरू किया उस समय ये 870 लिंग अनुपात था। 870 के बाद हमने लगातार उस पर काम किया। हमारे NGOs ने भी उसमें सहयोग किया, हमारी पंचायतों ने सहयोग किया, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अलर्ट हुआ, हमारा होम डिपार्टमेंट अलर्ट हुआ, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, WCD, सभी विभागों ने उसको एक कैंपेन के नाते लिया। लोगों में एक जागरूकता आई और बढ़ते 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 923 भी टच किया है। अब ये जो आज कल में जो रिपोर्ट छपी है कि 916 तक वो आया है, उसमें मैंने जानकारी ली है। तो उनका कि हम एकदम ये तो नहीं कह सकते कि किन कारणों से घटा है, लेकिन एक कारण ये है कि जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेट करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन।
तो बर्थ रजिस्ट्रेशन हम सारा करा करके फिर उसके बाद देखेंगे कि ये सारा लिंगन, क्योंकि उसी रजिस्टर में से नेशनल सिटीजन रजिस्टर जो होता है उसी में से इसके आंकड़े आते हैं। तो उसके अंदर अगर कोई रजिस्ट्रेशन कोई कमी रहेगी तो उसको पूरा कराएंगे। और मान लो किसी कारण से 5-6% कम हो रहा है, 5-6% नहीं, 5-6 पर 1000, बल्कि 5-6 पर 2000, ये संख्या 2000 में से होती है। 2000 में से 1000 लड़के और 923 या 916 ये लड़कियां। तो 2000 के पीछे ये 6 संख्या जो कम है, ये एक गणना में कोई अगर है तो उसको देखेंगे, और अगर मानो वैसे कम हुआ तो जो प्रावधान पहले हमने किए हुए हैं उनको और ज़रा सख्त करेंगे। और इसमें हमारा इतना है कि कुछ तो नेचर के विषय के साथ तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कहीं यानी लोगों ने जानबूझ के उस रास्ते को अपनाया है कि बच्चियों को जैसे गर्भ में मारा जाता था, जैसे बहुत से इस प्रकार के कृत्रिम बातें जो जेंडर सेक्स रेशो को असंतुलन करने में किया जाता था, उसको नहीं होने देंगे। नेचुरल वे में तो अब 1000 के पीछे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ 1000 से ज़्यादा भी लड़कियां हैं, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 1000 से ज़्यादा हैं। हमारा प्रदेश अभी 923 तक ही है। तो इस सारे विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत इसमें गलत काम शुरू हो गया, या कई बार नेचुरल भी 5-10 कम हो सकती है, नेचुरल बढ़ भी सकती है। हम सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने 3 अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहला मुद्दा हथनीकुंड बराज को लेकर जो दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच राजनीति तेज थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जब दिल्ली में पानी भरा था। हरियाणा ने हमेशा ही मदद की है दिल्ली को पानी को लेकर। अभी भी पीने के पानी की सप्लाई ज़्यादातर हरियाणा से ही दिल्ली को पहुंच रही है, और ये दिल्ली सरकार की राजनीति है कि हथनीकुंड बराज का नाम बार बार इस दौरान उछाला गया। बाबा राम रहीम के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनको कोई फेवर नहीं कर रही है। जो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें पैरोल मिला है उसी तहत वो बाहर आए हैं, और इससे राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और जो तीसरा मुद्दा था राज्य में घटते सेक्स रेशियो का, उन्होंने कहा कि इस बात की पड़ताल में अब राज्य सरकार लगी है कि आखिर लड़कियों की गिनती इस राज्य में एक बार फिर कम क्यों दर्ज हो रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जानेंगे चुनावी साल में राजस्थान में कांग्रेस सरकार क्या क्या बिल पेश कर रही है विधानसभा। और राजस्थान विधानसभा में आज गहलोत सरकार ने 2 अहम विधेयक पेश कर दिए हैं, जिसमें राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल शामिल है। ये बिल विधानसभा ने थोड़ी देर पहले पास भी कर दिया। इसके तहत हर परिवार को 125 दिन की रोजगार गारंटी और बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। और दूसरा बिल है सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2022। इस बिल में भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय किए गए हैं। राज्य सरकार नकल विरोधी कानून में संशोधन के लिए बिल ला रही है। इसके तहत पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सैनी जी, यह बहुत अहम सवाल, चुनावी साल है और ये बिल लगातार एक के बाद एक अब पेश किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर क्या ये मास्टर स्ट्रोक माना जाए गहलोत सरकार के लिए इस वक्त? देखिए, कुल मिलाकर के जैसे पूरी दुनिया में एक जैसे चल रहा है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में सामाजिक सुरक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है किसी नागरिक के लिए, वही मॉडल हम अपने देश के अंदर अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो राजस्थान इसमें पहल कर रहा है और निश्चित रूप से लोगों को इससे राहत मिल रही है, एक भरोसा पैदा हो रहा है और साधन उसके लिए जुट रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 200 में से 156 स्थान हासिल करेंगे, तो वो इन्हीं के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी लगातार सारा काम नजर आ रहा है। अपोजिशन का भी उसी तरीके से जो एक कहना चाहिए, इसी की वजह से अपोजिशन भी एक्टिव हो रहा है, वरना अपोजिशन बिल्कुल शांत बैठा था। ये सब बिल आने के साथ में ही लोग एक्टिव हो गए कि ये कहीं लागू हो गए तो लोगों को राहत मिलने लगेगी, तो फिर वोट कहां से मिलेंगे।
जी, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से यूपीए सरकार ने मनरेगा पर काम किया और एक तरह से अपना पॉलिटिकल माइलेज भी गेन किया था, तो ये क्या उसी की एक कड़ी माना जाए राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार इस वक्त कर रही है? देखिए, मनरेगा के वक्त में हमारे जो राजस्थान के स्पीकर हैं सीपी जोशी, वो मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर मनरेगा कई मंत्रालय देख रहे थे एक तरीके से, तो उनका अनुभव है, उनका मानना है कि उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा पूरे मुल्क के अंदर, और वर्तमान केंद्र सरकार ने भी इस बात को महसूस किया और मनरेगा की एक वक्त में मजाक उड़ाई तो दूसरे वक्त में उसको अडॉप्ट किया और उसी के माध्यम से समस्या का समाधान किया। राजस्थान इस ओर थोड़ा और आगे बढ़ा है। शहरी क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की तरह शहरी क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार देने की बात करने लगा है, जो मेरा ख्याल है कि किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए बड़ा जरूरी है कि उसके नागरिक भूखा ना मरे, उसके नागरिक बेरोजगार ना हो, उनके सामने कुछ न कुछ रोजगार जीवन यापन का जरिया हो। राजस्थान इस ओर आगे बढ़ रहा है, इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए, मुझे लगता है। तो आप कह रहे हैं कि एक कल्याणकारी फैसला है, लेकिन जो सार्वजनिक परीक्षा एक्ट है, जो नकल को रोकथाम करने की जो बात आप सरकार कर रही है, एक तरह से क्या वो एक पॉलिटिकल गेन के लिए भी है, जो अंदरूनी कला है जिस वजह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, ये उसी के कड़ी में है? नहीं, देखिए, सचिन पायलट की बात भी बिल्कुल सही थी कि जिस तरीके से गड़बड़ झाले हो रहे हैं आरपीएससी के अंदर, नौकरी देने वाले जगहों के अंदर, जो लोग अपनी लालच की वजह से अपने आप को बेच देते हैं और ईमान बेच करके वो सारा सिलसिला करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके लिए रियायत नहीं होनी चाहिए। तो उस पर सहमति हुई कि हाँ, ये बात आपकी ठीक है। सचिन पायलट ने ठीक ही बात कही थी और सरकार खुद इस पे कर रही थी, और जितने अपराधी थे आरपीएससी में, जिन लोगों को नामजद किया गया, उन पर बाकायदा मुकदमे चल रहे हैं, उनको अरेस्ट किया हुआ है, तो कहीं ढील तो दी नहीं। लेकिन एक जो प्रवृत्ति बन गई है कि इस तरीके की चीजों से खूब पैसा कमाया जाए और विलास की जिंदगी जी जाए, ऐसे लोगों के लिए एक डर बड़ा जरूरी था, और उसी के लिए बिल जो आया है जिसमें कि आपकी संपत्ति भी कुर्क हो सकती है, आपको सजा भी मिल सकती है, ये सारी बातें एक मैसेज देती है, संकेत करती है कि ऐसा करेंगे तो क्या क्या नतीजा होगा। और जो सामान्य लोग जो बेरोजगारी की स्थिति में जी रहे थे, वही ये पेपर आउट करने के धंधे में भागीदार हो जाते थे, वही नौकरियां लेने के लिए पैसे दे करके और अपने आप को, अपना कोई दूसरी शख्सियत को भेज देते थे। तो इन सब चीजों पर रोक लगेगी तो ये संकेत जा रहे हैं समाज के बीच में, और इन संकेतों को लोग समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप कह रहे हैं कि जो बिल जो एक के बाद एक अब विधानसभा में पेश हो रहे हैं और पास भी हो रहे हैं, ये चुनौतियां होंगी चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये बिल वैसे पास नहीं हो रहे, केंद्र सरकार में पास हो रहे हैं। ये बिल बाकायदा डिस्कस हो रहे हैं पहले। आज भी ये 4 घंटे तक मैंने इसकी बहस सुनी है, जो रोजगार गारंटी वाला, न्यूनतम आय का गारंटी वाला जो बिल है वो, और ये सारे बिलों पे डिस्कस हुआ है। डिस्कस इत्तेफाकी और ना इत्तेफाकी जरूर सामने आई हैं, लेकिन बिगर बहस किए हुए बिल पास नहीं हो रहे। धड़ाधड़ तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य की एकाएक स्वरूप बन करके लोगों के बीच में जाएं, और ताकि हमें आने वाले चुनावों में वो जो आप घोषणा करके आए कि हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए, तो सीटें लेने के लिए वो सब प्रयास तो है, लेकिन सियासत में ये सब तो चलता है, सभी कर रहे हैं, सारे राज्य कर रहे हैं। जी, हाल के दिनों में हमने देखा है, एक आखिरी सवाल ये कि जो लाभार्थी योजनाओं का ऐलान होता है उसमें बहुत थिन लाइन होता है कि फ्रीबी पॉलिटिक्स हो रही है, वाकई कल्याणकारी फैसले लिए जा रहे हैं, तो इसका जो भेद होता है वो बहुत थिन लाइन होता है और आम जनता को ये समझना होगा। देखिए, आम जनता को समझना क्या है, देखिए जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुए हैं कि राहत और महंगाई को लेकर के, वो रजिस्ट्रेशन अपने आप में संकेत देते हैं कि लोगों को कितनी चिंता है। 4.5 करोड़ के करीब लोग इसमें जुड़े हैं, तो जुड़ने का मतलब होता है कि इतने लोगों तक आप पहुंच गए। जैसे भारतीय जनता पार्टी सियासत के लिए अपने पन्ना प्रमुख और ये सब स्थापित करती है, इन्होंने इसके माध्यम से, सियासत के अलग अलग तरीके हैं कि लोगों के पास में पहुंचा जाए, उनके पास में मैसेज दिया जाए कि कौन उनका भला करना चाहता है, कौन उनकी समस्या समझता है। तो मेरा ख्याल है कि राजस्थान की कांग्रेस ने ये रास्ता अडॉप्ट किया है कि लोगों को राहत के माध्यम से, महंगाई के नियंत्रण के माध्यम से, उनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ में उनको बुला करके और फिर उनको अपने साथ में अपने आप ही जुड़ जाएंगे। जो आपको भोजन कराएगा उसको आप कैसे भूलेंगे, जो खीर खिलाता है उसे याद करते हैं लोग। तो यही मेरा ख्याल है कि मतदाता बन जाएंगा आने वाले वक्त में, तो आपकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल, तो खीर पहले कौन खिलाएगा, अब इसकी दौड़ रहेगी। बहुत शुक्रिया इसको बारीकी से समझाने के लिए ओम सैनी जी, बहुत शुक्रिया।
और वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी पहुंची एक बड़ी चुनावी सभा के लिए। चलेंगे इस खबर की तरफ। और छत्तीसगढ़ के रायपुर, रायगढ़ और कोरबा में ईडी की टीमों ने छापे मारे हैं। जिन लोगों के यहां छापेमारी हुई है उनमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल भी शामिल हैं। इनके अलावा आईएएस अधिकारी जेपी मौर्य, रानू साहू पर भी छापे पड़े हैं। कोरबा नगर निगम कमिश्नर के घर में भी छापे डाले गए। और जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ईडी किन छापों के पीछे की वजह क्या है जुल्फिकार, और किन वजहों से इन अधिकारियों और नेताओं के घर छापे पड़े हैं? ईडी की कार्रवाई के पीछे की वजह जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि इसके पहले भी अगर इसकी पृष्ठभूमि में देखें कि छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, तो इसके पहले रानू साहू और उनके पति जेपी मौर्य और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के आवास पे पहले भी कार्रवाई हुई है। तो जो छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले की बात आई थी उसको लेकर ईडी ने कार्रवाई की थी। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ में ये कार्रवाई हुई है और इसमें जिन लोगों को शामिल किया गया है उनके इधर पहले भी कार्रवाई हुई। हालांकि ईडी ने इस बात से ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ भी कहा नहीं है, कोई जानकारी अभी निकल के नहीं आई। छत्तीसगढ़ के अधिकारी भी इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं और ईडी छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई करती रही है, शराब घोटाले को ईडी के माध्यम से ही उजागर हुआ, कोल घोटाला भी ईडी के माध्यम से हुआ, और आज की जो कार्रवाई है उसमें दो मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है। एक ये है कि कोल से संबंधित आगे की कार्रवाई में दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं और जिनके इधर कार्रवाई की गई है उनके कहीं ना कहीं संलिप्तता की ईडी को सूचना रही है। इसके अलावा अगर कोरबा नगर निगम के जो कमिश्नर हैं प्रभाकर पांडे, उनके ठिकाने और उनके कार्यालय में जो कार्रवाई है वो ये संकेत देती है कि डीएमएफ को लेकर भी छत्तीसगढ़ में घोटाले की बात होती रही है, तो डीएमएफ घोटाले से भी मामला जुड़ सकता है। और रामगोपाल अग्रवाल के इधर जो आवास में कार्रवाई हुई है, जो आरोप लगते रहे कि छत्तीसगढ़ में धान को लेकर, चावल को लेकर घोटाले हुए हैं, तो इससे जोड़कर इस कार्रवाई को देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग इन सब मामलों को लेकर हुई है और इनमें कहीं ना कहीं संलिप्तता हो सकती है। इसी आधार पे ये कार्रवाई की गई। हालांकि ईडी की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ है कि उनको क्या मिला है, कौन से इनपुट रहे हैं और किस मामले को लेकर ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की जा रही है। जी सिकता जी। शुक्रिया जुल्फिकार इस पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कई अहम मामलों को लेकर ईडी अपनी छानबीन कर रही है और कई लोगों के घर उसने आज छापे मारे हैं, बता रहे थे हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली रायपुर से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की रैली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज ग्वालियर में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया और बीजेपी और मोदी सरकार पर हमले किए। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम लोगों के लिए कुछ गारंटी लेकर आए हैं। हमारी सरकार जिन राज्यों में है वहां हमने निभाए भी हैं उन वादों को। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी सरकार आई तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी और बहनों के खाते में सीधे 1500 रुपए डाले जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, साथ ही 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने मणिपुर के वायरल वीडियो को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की बुराई, हम मंच पे आते हैं, आपको गिनवा देते हैं कि इनके क्या गुण हैं और अवगुण हैं, वो हमारे गिनवा देते हैं। और मुझे अक्सर लगता है कि इस बीच जो जनता के असली मुद्दे हैं वो डूब जाते हैं।
जो जनता की समस्याएं हैं, जो सत्य है इस देश का, वो डूब रहा है। और उधर मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर दिया गया है। राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सुनवाई किए इस पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को इस मामले की सुनवाई कर इस पर फैसला सुनाएगी और जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था। कोर्ट ने फाइनली इस मैटर में इशू नोटिस कर दिया है और उनको यदि कोई जवाब दाखिल करना जवाब दाखिल कर दिया करें और दोनों साइड्स को डायरेक्शन दी। आप रिटन सबमिशन अपनी तैयार रखें। 4 अगस्त इसमें हियरिंग लगाई है, 4 अगस्त को अब इसकी सुनवाई होगी। और 5 की बात में आज इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया में खबरें जारी रहेंगी।